मंडल कमीशन की रिपोर्ट में मराठा कम्युनिटी को अगड़े वर्ग में शुमार किया गया था, लेकिन समुदाय मानता है कि पैसे और जमीन का सही अनुपात न होने की वजह से एक बड़ा हिस्सा पिछड़े वर्ग के तरह हो गया है, लिहाजा उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। उनकी यह मांग अरसे से है। इसे लेकर कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने जब से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज की है, तब से मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति ने जिस तरह से करवट ली है, उसमें फिर से इस मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। असेंबली सत्र के आखिरी दिन सीएम एकनाथ शिंदे और उनके डिप्टी देवेंद्र फडणवीस ने मराठा नेताओं से मुलाकात कर इस मसले पर सूक्ष्मता से मंथन किया था। तो उसी दिन उद्धव ठाकरे ने भी संभाजी यूथ ब्रिगेड से हाथ मिला लिया। उद्धव को लगता है कि इससे मराठवाड़ा के साथ उन्हें गांव में अपनी पैठ बनाने में खासी मदद मिलेगी। मराठा वोटर्स को वो अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति बगैर मराठा वोटर्स के नहीं की जा सकती। ये बात उद्धव को पता है। शिंदे, पवार और बीजेपी भी इसे अच्छी तरह से जानते हैं। ये सूबे की आबादी का 1/3 हिस्सा है। अब तक यहाँ 20 सीएम कुर्सी पर बैठे हैं, जिनमें 12 मराठा थे। कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने 2014 चुनाव से पहले मराठाओं को 16% कोटा देने का ऐलान किया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद फडणवीस शिवसेना की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, जिससे हाई कोर्ट के स्टे को हटवाया जा सके, पर मामला नहीं बना। याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद 2018 में महाराष्ट्र असेंबली ने बहुमत से एक फैसला लिया, जिसमें मराठाओं को पढ़ाई और नौकरी में 16% का आरक्षण दिया गया। हाई कोर्ट ने इसे शिक्षा में 12 और नौकरी में 13% तक सीमित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर उनके उस वायदे की याद दिलाई जो उन्होंने मंत्री रहते हुए उनसे किया था। तब संभाजी राजे मराठा आरक्षण के लिए अनशन कर रहे थे। उनका कहना है कि बेशक सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस गायकवाड़ समिति की रिपोर्ट को अवैध घोषित किया, लेकिन अभी भी 3 विकल्प सामने हैं जिन पर सरकार इसके लिए काम कर सकती है। पहला विकल्प रिव्यू पिटीशन का है। सरकार क्यूरेटिव पिटीशन भी दाखिल कर सकती है। आखिरी विकल्प पर उनका कहना है कि तथ्यों को जुटाकर 342A के तहत राज्य सरकार अपना प्रस्ताव राज्यपाल को भी भेज सकती है। उनके माध्यम से वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति को उचित लगा तो वो इसे केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास भेज सकते हैं। आयोग इसे संसद के पास भेज देगा। इसके बाद संसद के जरिए कानून बनाया जा सकता है। हालांकि महाराष्ट्र में मराठों को आरक्षण देने की मांग 40 साल से शुरू है और सूबे की तकरीबन सभी राजनीतिक पार्टियों में मराठा समाज के प्रति सहानुभूति दर्शाने की स्पर्धा रही है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पहली बार 1982 में तत्कालीन माथाड़ी कामगार नेता अण्णा साहेब पाटिल के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ था। राज्य सरकार ने उस समय संवैधानिक अड़चन का हवाला देते हुए मराठों को आरक्षण देने में असमर्थता जताई, तो पाटिल ने आत्महत्या कर अपना बलिदान दे दिया था। तब से लेकर अभी तक सभी पार्टियों ने अपने राजनीतिक हितों की खातिर समय समय पर इस मुद्दे को तूल दिया है, लेकिन मराठा समाज हर बार राजनीतिक दलों के कोरे आश्वासन का शिकार बनता रहा। साल 2004 में तत्कालीन एनसीपी नेता शालिनी ताई पाटिल ने छावा संगठन और अपने समर्थकों के जरिए आर्थिक आधार पर मराठा समाज के लिए आरक्षण की मांग की और मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन किया था। तब उन्हें पार्टी का समर्थन भी नहीं मिला और पार्टी से बाहर होना पड़ा था। इसके बाद साल 2009 में लोकसभा चुनाव के मौके पर एक बार फिर मराठा आरक्षण को राजनीतिक हथियार बनाया गया था, लेकिन उसके बाद मामला ठंडा पड़ गया। साल 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने विधानसभा चुनाव में पराजय की आशंका को भांपते हुए मराठा आरक्षण का कार्ड खेला था। फिर भी कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को हार मिली। साथ ही चव्हाण के मराठा आरक्षण कानून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। इसके बाद सभी ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनने के बाद में इस मांग को उठाया। अहमदनगर के कापड़ी में एक मराठा युवती के दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या किए जाने पर मराठा समाज एक बार फिर तैयार हुआ और लाखों की संख्या में मराठों ने एक मोर्चा निकालकर फडणवीस सरकार की नाक में दम कर दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर नवंबर 2018 में मराठा समाज को शिक्षा और नौकरियों में 16% आरक्षण देने का कानून पारित किया था। जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे कम करते हुए शिक्षा में 12%, नौकरियों में 13% आरक्षण निर्धारित किया था, लेकिन 3 साल में ही सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण कानून को असंवैधानिक करार दे दिया।
अब एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में शिंदे सरकार लगातार गंभीरता से काम कर रही है। हालांकि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर गंभीरता से काम करते दिखाई दिए हैं, क्योंकि मराठों का आरक्षण सभी एक मत से चाहते हैं, लेकिन इसके तकनीकी पहलुओं को भी समझना होगा। दरअसल मराठा आरक्षण के साथ ही देश में अलग अलग जगहों पर ऐसे कई वर्ग और समुदाय हैं जो अपने आरक्षण की मांग कर सकते हैं, इसको आधार बना सकते हैं। लिहाजा ऐसी स्थितियों से बचने के लिए फिलहाल मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। और ये बहुत गंभीर मुद्दा भी है। महाराष्ट्र की राजनीति अपनी जगह है, देश का कानून अपनी जगह है। एक जगह पर जब कोई बात लागू होती है या कानून बना दी जाती है तो उसका आधार कई अन्य जगहों पर भी इसी तरह की मांग का आधार बन जाता है। लिहाजा मराठा आरक्षण को लेकर कुछ तकनीकी पेच भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि मराठा आरक्षण का यह मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यही कही जाती है क्योंकि आरक्षण का यह मुद्दा हर बार काम करता है, चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हमेशा इसे आगे बढ़ाया जाता है, इसका समाधान नहीं किया जाता है। हालांकि ये राजनीतिक बयानबाजियों में चीजें ज्यादा आती हैं। कुल मिलाकर मराठा आरक्षण को लेकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस क्या निर्णय लेते हैं, इस पर किस तरह के कदम आगे बढ़ाते हैं, ये आने वाली राजनीति में उनके भविष्य को बहुत हद तक तय कर सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।